तो हे क्लास, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के थर्ड चैप्टर विच इज दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसके पावर सिर्फ वन, पावर क्या हो, वन हो, लेकिन उसके उसमें उस सॉल्यूशन में जो उस इक्वेशन में जो यूज होने वाले वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। जस्ट लाइक मैंने बताया था, उसके रूप को बताया था, उसके फॉर्म को बताया था कि a1x प्लस बी वाई, एक वन को कैंसिल कर दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, है ना। यानी कि देखो, एक ऐसा इक्वेशन बना जिसमें दो वेरिएबल है ना, लेकिन पावर क्या है? वन है, मैक्सिमम पावर क्या है? वन है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं, जहां पे ये कंडीशन था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों सर? अगर a और b 0 हो जाए, अगर a को 0 मान लो तो b y प्लस c बन जाएगा। अगर इफ मान लो इफ a इज इक्वल टू 0, देन वहां पे बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, जहां पे सिर्फ वन वेरिएबल होंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन देखना था, है ना, एक ऐसा इक्वेशन बनाए थे जो क्या था? लीनियर इक्वेशन था, लेकिन उसमें वेरिएबल्स कितने थे? दो वेरिएबल थे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से देखे हुए था कि है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि इसके हल क्या क्या आ सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग दो सॉल्यूशन लिए, तो दो इक्वेशन लिए थे, जिसमें बोला था कि सिमल्टेनियस इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वेशन यानी कि युगपत समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युगपत समीकरण। युगपत समीकरण की हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, जिसमें हमको एक समीकरण ये मिला था, तो दूसरा हम लोग समीकरण क्या लिए थे? ये वाला समीकरण लिए हुए थे। और हम लोग इसमें क्या बताए थे? कंडीशंस को बताए थे कि इसके बीच में, है ना, इसके यानी कि x और x के जो कॉफिशिएंट है, इसके बीच में अनुपात निकाले थे, है ना। और वो अनुपात ये बता रही थी कि ये देखो, ये दो ठो लाइन है, ये दो ठो इक्वेशन, दैट मीन्स दो ठो लाइन है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेगा, है ना, चढ़ जाएगा। तो उस बेसिस पे इसके सॉल्यूशन आए थे। जस्ट लाइक a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर ये सभी बराबर आ जा रहे थे तो ये क्या करता था? ये संपाती लाइन बना रहा था। क्या बना रहा था? इसके जो ग्राफ बनेंगे संपाती रेखा बनेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या करेगी? लाइन से हट जाएगी, जिसको हम लोग संगत समीकरण भी बोलते थे। क्या बोले थे? संगत समीकरण भी बोले थे। और इसके क्या हल होते थे? अपरिमित रूप से अनेक हल आते थे। क्या आते थे? अनेक हल या अनंत हल आता था। क्या आता था? अनंत हल आता था। अनंत हल होंगे। अब देखो, यही हम लोग देखे थे, है ना। इसके अलावा क्या देखे थे? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसके लिए देखे थे, यहाँ पे क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे थे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। क्या आ रहा था? यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रही थी हम लोग, है ना। यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही थी यहाँ पे। जस्ट लाइक अद्वितीय हल की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? अद्वितीय हल की बात हो रही थी। सर सिर्फ केवल एक और एक ही सॉल्यूशन आ रहे थे। केवल क्या आएंगे यहाँ पे? एक ही सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि ये एक हल की बात कर रहा है, एक हल की बात कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये क्या, कौन सी समीकरण होगी? संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण इसको बोलते हैं। संगत समीकरण या अविरोधी, यानी कि वो कोई विरोध नहीं करेगा। और इसके जो ग्राफ की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो लाइन होती है ये क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। और प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। तो जिस पॉइंट पे काटेगा ना, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। और एक आ रहा था a1/a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना। ये यहाँ पे क्या आ रहा था? नो सॉल्यूशन की बात हो रही थी। क्या हो रही थी बात? नो सॉल्यूशन की बात हो रही थी। तो इसका ग्राफ क्यों नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, और इसके जो रेखा होंगे ना, ये देखो, इसके संपाती हुए और इसके ग्राफ की जो रेखा होंगे एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे या समांतर होंगे, समांतर होंगे। आई बात समझ में? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इसको क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण। क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण बोलेंगे, या विरोधी समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरोधी समीकरण बोलेंगे।
ये बात समझ में आई है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख चुके थे हम लोग, है ना। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या देखे थे, इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इसके बाद जस्ट हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए कुछ क्या हम लोग देखे थे, विधि देखे थे, मेथड देखे थे, है ना। मेथड फॉर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो तरह का देखे थे, एक क्या था, ग्राफिकल मेथड था, क्या था, एक ग्राफिकल मेथड था, ओके सर। और दूसरा क्या था, दूसरा था अलजेब्रिक मेथड था। कौन मेथड था, अलजेब्रिक मेथड था, ओके, है ना। अब देखो एक क्या है ग्राफिकल मेथड, जिसको आलेखी विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलेखी मेथड। आलेख का मतलब होता है ग्राफ बनाना, क्या बनाना, आलेख बनाना, आलेखी विधि। आई बात समझ में। और दूसरा विधि क्या था, बीजीय, बीजीय, हाँ बीजीय विधि था। क्या था, बीजीय विधि, ओके सर। ये यहां तक हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। अब देखो फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन हमारे पास होते हैं और उसका क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू पुट करके, एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकालते हैं और उसके माध्यम से एक वो बॉक्स बनाकर वहां पे एक्स वाई का दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन से दो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि दो ठे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। और उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, या एक दूसरे के मतलब क्रॉस ही नहीं कर रहा है, मतलब पैरेलल जा रही है। तो वहां पे हम लोग को पता चलता है कि क्या इसका सॉल्यूशन किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं ग्राफ पे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये बीजीय विधि को देखते हैं। किसको देखते हैं, अलजेब्रिक मेथड को देखते हैं, ओके सर। आई बात समझ में। तो हम लोग किसको देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे। किसको देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड के हिसाब से क्या है, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए इस अलजेब्रिक मेथड में भी क्या है, बहुत सारा विधि आता है। इसमें भी क्या आता है, बहुत सारा विधि आता है ना। ये अलजेब्रिक मतलब बीजीय विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या आते हैं, बहुत सारा विधि आता है। जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और एक है क्या 35/2x प्लस क्या है 12y इज इक्वल टू 25, और वहां पे क्या था, ऊपर 10 था। ये क्या था, 10 था। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या बोले, ये एक दो इक्वेशन बना, दो चर वाला रैखिक समीकरण बने। ये युगपत समीकरण है कि नहीं, मतलब सिमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे दो इक्वेशन है। तो इस चीज के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के विधि है। अलग अलग तरीके क्या है, विधि है। उसी विधि को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जिसमें पहला हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो इस विधि के जरिए मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और उसमें ये मेथड क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आई बात समझ में। और सेकेंड क्या है सर, सेकेंड क्या है, सेकेंड मेथड है आपका तुलनात्मक, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, तुलनात्मक विधि, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दो इक्वेशन, दो हमारे पास क्या रहेंगे, दो चर वाले युगपत समीकरण रहेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करके क्या निकालेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड थर्ड हमारा क्या होगा, लुप्तीकरण। क्या होगा, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, या इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। आई बात समझ में। देखो ये विलोपन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो इसमें एलिमिनेट करेंगे, है ना। और फोर्थ हमारा है, एक और है जिसको वर्ज गुणन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ज गुणन विधि। क्या बोलते हैं इसको, वर्ज गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये अलग अलग मेथड है, किस चीज के लिए, अलजेब्रिक मेथड है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो सिमल्टेनियस का कहने का मतलब क्या है, युगपत समीकरण आएंगे। क्या आएंगे, युगपत समीकरण की बात होगी, युगपत समीकरण की बात होगी। युगपत समीकरण का मतलब है सिमल्टेनियस इक्वेशन की बात होगी, सिमल्टेनियस इक्वेशन की
बात होगी। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन के जरिए, है ना, एक एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग इन सभी मेथड को देखेंगे। विच इज फर्स्ट है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड सेकेंड क्या है, तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन मेथड, तुलना करेंगे वहां पे। एंड थर्ड इज आवर ये एलिमिनेशन मेथड, यानी कि लुप्तीकरण या विलोपन। तो वहां पे क्या होगा, ये एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें से एक टर्म को क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, है ना। एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, विलुप्त करके एक दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके वैल्यू को वहां पुट करके पहले वाले का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ है वर्ज गुणन विधि, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ज गुणन विधि भी एक हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक में से एक है, वर्ज गुणन विधि। किस चीज के लिए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन निकालने के लिए। आई बात समझ में? तो देखो एग्जाम में अगर किसी खास एक का नाम लेके बोला कि इस मेथड से बनाइए, जैसे बोलेगा आपको वर्ज गुणन विधि के माध्यम से एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करें, है ना, एक्स वाई के हल को ज्ञात करें, तो वर्ज गुणन से ही बनाना होगा। अगर कोई नहीं बोलता है सीधा, अगर दो चर वाले दो ठो युगपत समीकरण दिए हुए हैं और बोले उसके हल को निकाले, एक्स वाई के वैल्यू को निकाले, तो क्या कीजिएगा, एक्स वाई के वैल्यू को निकालने के लिए इन सभी मेथड में जो मेथड आपको सबसे आसान लगे उस मेथड के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। आई बात समझ में? तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है हमारा विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम लोग एक सवाल को सॉल्व करते हैं, विच इज ये सवाल हमारा रहेगा, ठीक है। तो इन सभी को मैं इरेज करता हूं और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी को क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं। चलो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे थे हम लोग, एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। आई बात समझ में? एंड क्या लिखा है, वही वाला मैं लिख रहा हूँ, 35/2x प्लस लिखे हुआ है 12y, देखो गलत लिखा जाएगा तो फिर सही नहीं बन पाएगा, और इज इक्वल टू क्या है, 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। अब देखो ये दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण है कि नहीं, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण है। युगपत कहने का मतलब सिमल्टेनियस कहने का मतलब दो ठो सॉल्यूशन, दो ठो इक्वेशन है ना। तो इनके बीच में हम क्या बोले, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे यहाँ पे x एंड y है, तो यहां से x या y का वैल्यू निकाल के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। आई बात समझ में? यहां से क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आई बात समझ में? तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 7x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y हो जाएगी। आई बात समझ में? ये 4y हो गया। ओके सर, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 10 माइनस 4y अपॉन 7 होगा। तो x का वैल्यू y के टर्म में आया कि नहीं, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल दिए, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के और इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। किस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर। आई बात समझ में? रखने पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। अब देखो जैसे ही x का वैल्यू ये है यहां पुट करोगे तो ऊपर क्या है, 35/2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y अपॉन 7। तो ये 7 है और उसके अलावा उसका क्या है, 12y इज इक्वल टू 25 है। तो देखो यहां क्या होगा, इससे ये कितने टाइम में कटेगा, 5 टाइम में कटेगा, ठीक है सर। 5 टाइम में कटा तो ऊपर 5 हो गया, 5 इंटू 10 माइनस 4y अपॉन क्या है, 2 है, अपॉन क्या है, 2 है। अगर एलसीएम ले ले तो ये इतना रहेगा प्लस 24 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या किया मैं, देखो ये 2 थी तो ये 2 को मैं उधर शिफ्ट करने के लिए इधर भी 2 से गुना कर दिया और इधर भी 2 से गुना कर दिया, है ना। तो ये 2 कट गया, ये 24 हो गया और इधर भी 2 से गुना कर दिया तो ये 50 हो गया, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 50 माइनस 20y प्लस 24y इज इक्वल टू 50। अब ये 50 से ये 50 खत्म, फिर यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 4y, क्या बचा, 4y इज इक्वल टू 0। तो y बराबर कितने आ गए, y बराबर आ गए 0। y बराबर कितने आ गए, 0। और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर क्या है, 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया,
10/7। ये क्या था, ये क्या था, हमारा सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। तो एक का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 0 और एक का वैल्यू कितना आया 10/7। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y अगर कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करें तो 10/7, 0। आई बात समझ में। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो और y के टर्म में आएगा और उसको दूसरे इक्वेशन में x के वैल्यू की जगह पे पुट करो तो उस वहां पे दो ठो y हो गया, दोनों सेम वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना क्या है, आसान हो जाएगा। ये कौन सी विधि थी, हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। अगर मैं बोलूं इसी सेम क्वेश्चन को अगर तुलनात्मक विधि से बनाए, इसी सेम क्वेश्चन को बनाइए दूसरे क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, इसको भी बना सकते हैं लेकिन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस चीज को समझने के लिए, कंपैरिजन मेथड को समझने के लिए। इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, ये क्या था हमारा प्रतिस्थापन विधि था। क्या था, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन मेथड। तो इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि कंपैरिजन मेथड को क्या है, अच्छे तरीके से समझाएगा। क्वेश्चन है 3x, हाँ देखो क्वेश्चन है 3x - 2y इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 एंड फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड सेकेंड वन इज 4x - 5y इज इक्वल टू कितना है, 16 है। अब देखो ये हमारा सेकेंड है। सर फर्स्ट मेथड तो हम लोग देख लिए विच इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड है तुलनात्मक विधि। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या किए थे, एक इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म में निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए थे और वहां पे y वाला सेम वेरिएबल, दो वेरिएबल वहां दो टर्म आया वेरिएबल के साथ, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल था, एक ही मतलब एक ही ग्रुप का वेरिएबल था, तो वहां पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना क्या था, आसान था। ठीक है, तो उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये है, मान लो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को निकालने के लिए 12 और ये इधर माइनस में है तो इधर हम लोग प्लस में लिखेंगे 2y और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 12, ये देखो 12 + 2y अपॉन 3 हो जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ओके सर आ गया। ये किस इक्वेशन से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से आया है। ये किस इक्वेशन से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही करेंगे, 4x - 5y = 16 है, तो x बराबर 4x बराबर क्या हो जाएगा 16 + 5y। ठीक है सर, x बराबर क्या हो जाएगा 16 + 5y अपॉन 4 हो गया। ये किस वाले समीकरण से आया, 2 वाले समीकरण से। अब देखो मैं क्या बोला था, उस वाले में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे, एक टर्म से x का वैल्यू निकाल के इसके दूसरे इक्वेशन के y के जगह पे x के जगह पे क्या कर रहे थे, पुट कर दे रहे थे, जहां पे सिर्फ x का टर्म आ रहा था, जहां पे क्या आ जा रहा था, सिर्फ x का टर्म आ जा रहा था और उससे हमारा क्या हो रहा, सॉल्यूशन निकल जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया, दोनों इक्वेशन में या तो x का वैल्यू निकाल दूंगा y के टर्म में, या y का वैल्यू भी मैं यहाँ पे निकाल सकता था इन टर्म ऑफ x। अब देखो यहां भी x है, यहां भी x है, तो ये दोनों जो ये देखो ये हमारा LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो LHS साइड अगर बराबर है तो RHS साइड को बराबर कर दे, है ना, RHS साइड को भी क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब उसको जब हम लोग बराबर करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, हम लोग क्या पर यहाँ ये देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड तक, ये हम लोग अलजेब्रिक मेथड देख रहे हैं ना, दो चरवाई रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए। अब देखो जैसे ही हम लोग क्या करें, इसको पुट करें तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 12 + 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू ये कितना है 16 + 5y अपॉन 4 है ना, ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पे मेरा y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, और y का वैल्यू निकलेगा तो किसी भी एक टर्म में x के जगह पे रख के क्या कर लेंगे हम लोग, y का रख के x का भी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 4 12 चुका कितना होता है 48 होता है, और 2 4 8y हो गया, और वो उधर जाएगा तो उधर भी क्या हो जाएगा 3 16 48 यानी कि 16 3 48 और 5 15 y। ओके, अब ये 48 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है सर 0 होगा, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा 15y - 8y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है भैया 0 है, तो अब यहाँ देखो 7y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है सर। अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x के बराबर कितना है, x बराबर है 12 + 2y अपॉन 3 है, तो 2x की जगह पे क्या हो जाएगा 12 और 2
इंटू 0 करेंगे तो 0/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो या इसका क्या सॉल्यूशन आया, एक्स वाई की बात करें हमारा 4 0, यानी कि x बराबर कितने हो गए 4 हो गए और y बराबर कितने हो गए 0 हो गए। आई बात समझ में। तो ये कौन सा मेथड था, कंपैरिजन मेथड था, तुलनात्मक विधि थी। ये कौन सी विधि थी, तुलनात्मक विधि थी। आई बात समझ में, जहां पे दोनों इक्वेशन से x के वैल्यू निकालकर कंपेयर कर दिए थे, है ना। अब देखो ये दो मेथड हो गया, अब ये दो मेथड और है। इन चारों मेथड में जो मेथड आपको आसान लगेगा ना, उसी से हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी खास विधि द्वारा आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो आपको ये सभी चीजें क्या करनी होगी, ध्यान में रखना होगा। क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला, जब हम लोग ये पढ़ लिए तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तीसरे विधि को। किसकी देखेंगे, तीसरे विधि को, जो कि हमारा क्या है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है भाई, वो विलोपन विधि का क्या होता है मतलब सर, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन मेथड उसको बोलते हैं। मतलब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले एक ऐसा इक्वेशन लो, है ना, उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को ही क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। और उसको विलुप्त करने के लिए क्या हमारे पास रहेगा, उसको विलुप्त करने के लिए आपको, है ना, आपको क्या करना होगा, एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट होंगे, है ना, उसी को अदल बदल के एक दूसरे इक्वेशन में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तब जाके इक्वेशन सेम बनेगी, एक्स या वाई का कॉफिशिएंट सेम कर देंगे और वहां से क्या करेंगे, एक्स या वाई वाले टर्म को विलुप्त कर देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो एलिमिनेशन मेथड को भी समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। किसको समझने के लिए, एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन है एक इक्वेशन क्या ले लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युगपत ले लिए। क्या ले लिए, युगपत ले लिए। और मैं क्या बोला, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यानी कि जो दोनों के x का जो कॉफिशिएंट है या y के कॉफिशिएंट को बराबर करके उस वाले टर्म को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, विलोपन कर देना है या विलुप्त कर देना है, लुप्तीकरण कर देना है। उस चीज को समझने के लिए मैं क्या बोला, इसका कॉफिशिएंट b है, x का कॉफिशिएंट इधर y a है, तो मैं क्या बोला, अगर इधर b से इधर a से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दोनों में सेम नहीं आ जाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो सेकेंड है उसमें क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले में a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जैसे b से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ए बी एक्स आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई आ जाएगा। और इधर जो है ना b मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। आई बात समझ में। और ये मेरा, और इसके बाद क्या होगा, अगर इसमें a से मल्टीप्लाई करें तो ए बी एक्स माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 2a स्क्वायर बी बनेगा। आई बात समझ में। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को घटाने पर क्या करते हैं, देखो यहाँ इन दोनों को हमको घटाना है, ये दोनों क्या है प्लस में है, तो ये वाला टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर देखो, घटाने पर तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ साइन भी चेंज करना होगा, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये वाला क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये हो गया आपका बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब और माइनस 2a स्क्वायर बी हो गया, 2a स्क्वायर बी हो गया। ये वाला देखो, ये वाला ए बी स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, है कि नहीं, देखो ए स्क्वायर बी है कि नहीं है। और एक दूसरा क्या हो गया, बी क्यूब हो गया माइनस, और ये क्या है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो फर्दर क्या आएगा, इसमें से माइनस क्या कॉमन कर लेंगे, y कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं, हाँ सर बच जाएगा। और यहाँ देखो ये वाला इसमें से चला जाएगा, ये एक चला गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी बचा कि नहीं। ये देखो आई बात समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर b को कॉमन कर ले, माइनस बी को कॉमन कर ले, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। देखो ये स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी बच जाएगा और फिर माइनस बी क्यू बन जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया और ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और y बराबर आपको क्या मिल गया,
बी मिल गया, y बराबर क्या मिल गया, बी मिल गया। तो देखो यहाँ पे x वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिए, विलुप्त कर दिए, यानी कि खत्म करके हम लोग y का वैल्यू निकाले कि नहीं, और इस y के b वाले वैल्यू को अगर कहीं पे पुट कर दे, मान लो y का वैल्यू दूसरे समीकरण 2 में y का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर मेरा क्या निकल जाएगा, x का भी दूसरा वेरिएबल जो x है वो भी निकल जाएगा। ये समीकरण 2 है, ax, देखो ax, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए एक्स बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे एक टाइम में कटेगा तो ए बच जाएगा। देखो एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, ये किस चीज से आया है, एलिमिनेशन मेथड से आया है, एलिमिनेशन मेथड से आया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण या विलोपन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। आई बात समझ में। देखो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरा थर्ड मेथड था। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है, कंपैरिजन मेथड पर है, उसके बाद क्या पढ़ लिया हम लोग, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए। अब हमारा जो लास्ट मेथड है विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछेगा, वर्ग गुणन विधि से पूछेगा, वरना आपको सीधा सॉल्यूशन निकालने के लिए देगा। तो जो आपको अच्छा आसान लगे उस मेथड से बना देना। तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, इस चीज को क्या करता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, और एक क्वेश्चन के माध्यम से वर्ग गुणन विधि को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। वर्ग गुणन विधि को समझाने का क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। देखो वर्ग गुणन विधि में आप लोग को समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो वर्ग गुणन विधि के लिए क्या है, एक फॉर्मूलाज दे दिया गया है ना। तो उस चीज को मैं डायरेक्ट ना लिख के एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, एक्स और वाई के वैल्यू के लिए क्या है, एक वो इक्वेशन दे दिया गया, एक वो क्या बना के दे दिया गया, फॉर्मूलाज बना के दे दिया गया है, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या होता हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसके सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग को बता दिया गया, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में। देखो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में क्या है, a1b2 माइनस a2b1, है ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, y के लिए क्या है आपका c1a2, क्या है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में क्या है a1b2 माइनस a2b1। ये y x और y के लिए क्या है, फॉर्मूलाज बना दिया गया है, और इसमें वो एक्स वाई का वैल्यू रखो और आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे वर्ग गुणन मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है। तो इस चीज में क्या होते हैं ना, इस चीज में आपको दो ठो क्या रहेगा आपके पास, मान लो दो इक्वेशन हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं ना, माना कि क्या मान लेते हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण मान लेते हैं। युगपत कहने का मतलब सिमल्टेनियस कहने का मतलब दो समीकरण हम लोग को मानना होगा। एक क्या मानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट हो गया। और सेकेंड क्या मानते हैं, a2x प्लस b1y प्लस c2y 0 हो गया। ये दो ठो इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग को पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली देखो कैसे आता है, मैं क्या बोला, इसमें हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना एलिमिनेशन मेथड, वो वाला मेथड लगा के चेक करते हैं ये फॉर्मूलाज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये x वाले टर्म में a2 है, लेकिन इसके गुणांक में क्या है, a1 है, तो यहाँ a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ a1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a2, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई a1। किस चीज के लिए, ताकि x का कोफिशिएंट क्या हो सके, सेम हो सके। चलो कोशिश करते हैं। जब ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 x हो जाएगा, प्लस a2 b1 y हो जाएगा, प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब नीचे करते हैं तो a1 a2 x हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 है, प्लस हो जाएगा a1 b2 y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट सेम हो गया कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सेम हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये वाला इक्वेशन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2b1 y माइनस a1b2 y आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो गया,
और नीचे क्या आ जाएगा प्लस A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले टर्म को ये ऐसे है, इधर कर दे, इस वाले टर्म को क्या कर दे, इधर करते हैं। चलो आगे देखो फर्दर सॉल्व जब करते हैं ऐसे नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे y दोनों में कॉमन हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है A2B1 y माइनस A1B2 y, और उसके बाद क्या है, ये वाला उधर गया तो प्लस में आ गया, प्लस में क्या आ गया, ये वाला उधर गया तो क्या आ गया, प्लस में आ गया। ये देखो ये उधर गया तो किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो किस में आ जाएगा A1C2, और ये जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में A2C1 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, क्या है A2B1y माइनस A1B2y प्लस प्लस क्या है, इसको प्लस क्या है A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है मेरा A2B1y माइनस A1B2y इज इक्वल टू, उधर इसको भेजेंगे तो A1C2 माइनस A2C1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा A2B1 माइनस A1B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज आ गया है ना। देखो हम लोग यहाँ पे सही किए है ना, हम लोग ऊपर वाले में किए हैं, A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर। ठीक है, ये चीज है। नीचे क्या है, ये चीज कैंसिल आउट हुई। ये चीज क्या है A2B1 माइनस A1B2, ठीक है, y है। और इधर क्या है, ये वाला माइनस में है, उधर गया प्लस में हो गया। ये कौन A1 A2C2 क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, और A1C2 प्लस में हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हाँ A2C1 क्या हो गया, माइनस में हो गया। चलो अब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2, है ना। अब देखो क्या ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला देखो सेम नहीं ना है, सेम नहीं है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, सेम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा A2C1, और ये माइनस से प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा A1C2, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। आई बात समझ में। और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, देखो y बराबर ये फॉर्मूला ऊपर हम लोग लिखे थे कि नहीं, y बराबर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि नहीं। देखो क्या है A2C1 या C1A2 माइनस A1C2 है, और अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, वर्ष गुणन विधि। क्या बोलते हैं, वर्ष गुणन विधि। वर्ष गुणन विधि पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वर्ष गुणन विधि की सहायता से एक्स वाई का वैल्यू निकाले। तो x बराबर क्या होता है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और y बराबर क्या होता है C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ये वाला देखो, और ये हम लोग सॉल्व किए तो ये आया है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग चूंकि x के कोफिशिएंट को बराबर करके एलिमिनेट किए थे, अगर सेकेंड टाइम y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दे तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में। ये थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हल निकालने के लिए चार विधियां थी, है ना, अलजेब्रिक मेथड से। हमारा लास्ट एक बच चुका है, जो हमारा फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड। क्या था, ग्राफिकल मेथड। इसको हम लोग ग्राफ पे समझेंगे, वो ग्राफ वाला वीडियो भी इसी में इंक्लूडेड होगा, है ना। वो बोर्ड पे नहीं, वो ग्राफ पेपर पे समझेंगे। आई बात समझ में। और उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज द्विघात समीकरण। क्या स्टार्ट होगा, द्विघात समीकरण। तब तक के लिए बस इतना ही, ओके। चलो।